सम्मानित अध्यक्ष परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षानंद देवतीर्थ जी महाराज, मंच पर उपस्थित जम्मू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.एन. त्रिपाठी जी, सम्माननीय श्री श्यामलाल शर्मा जी, कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के प्रधान महंत सम्माननीय श्री रोहित शास्त्री जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के 11वें स्थापना दिवस की मैं अनंत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। संस्कृति की प्रतीक समरस संस्कृति की प्रतीक संस्कृत को समरस, समाजोपयोगी तथा जनभाषा बनाने की दिशा में इस ट्रस्ट ने श्रीमान महंत रोहित शास्त्री जी और उनके सहयोगियों ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से इस ट्रस्ट के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उनके यह प्रयास इस राष्ट्र की महान परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। मानव सभ्यता की अत्यंत प्राचीन भाषा संस्कृत को मैं शक्ति का स्वरूप मानता हूं, जिसने समाज को ज्ञान प्रणाली, आचरण एवं अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान की है। दुनिया में भाषा के संबंध में सदियों से खोज चल रही है। तमाम बदलावों और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी संस्कृत को महानतम और सबसे प्रासंगिक भाषा माना जाता है। आम तरीके से अगर हम समुद्र को देखते हैं तो सतह पर तमाम लहरें तो दिखाई पड़ती हैं। भाषाई सागर में भी अनेक भाषाएं भी लहरों की तरह हैं, जिनके भीतर एक अनंत सागर है और वो सागर केवल और केवल संस्कृत है। हमारी संस्कृति कहती है कि क्षुद्र में भी विराट छिपा हुआ है, हर कण में परमात्मा का वास है। वैसे ही अनंत ज्ञान प्रणालियों में संस्कृत का महासागर समाहित है। साहित्य, ज्योतिष, आध्यात्म, नीति शास्त्र के अलावा साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी जैसे विषयों की संपूर्ण ज्ञान प्रणाली ये भी संस्कृत में मौजूद है, जिसने हजारों वर्षों में अनेक अनुसंधानों को नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। ऋग्वेद में लिखा भी है, चिंतयन्तो निमिषः निमृण पान्ति। चिंतक ज्ञान संपत्ति की सतत रक्षा करता है। आज इस अवसर पर मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि सामूहिक संकल्प के द्वारा हमें इस अनमोल ज्ञान प्रणाली की विरासत का संरक्षण और नई पीढ़ी में उसके प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करने की आवश्यकता है। आज विश्व के अनेक देशों में संस्कृत को अपनाने का चलन शुरू हुआ है और वहाँ लोग बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारी भाषा संस्कृत से जन्मी है। वैसा ही उत्साह धीरे धीरे भारतवर्ष में पैदा हो रहा है और हम सबको इसके लिए प्रयत्न करना होगा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, लिथुआनिया ने दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें उस देश से आए बहुत से नौजवान विद्यार्थियों ने भाग लिया था। वहाँ की भाषा संस्कृत पर ही आधारित है। वहाँ की भाषा में शब्द और अर्थ भी संस्कृत के ही समान है, जैसे स्वप्न, अग्नि, देव, दंत, ऐसे अनेक शब्द हैं। यहाँ युवाओं को जानकर ये आश्चर्य होगा कि लिथुआनिया के युवा अपनी भाषा के स्रोत संस्कृत पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो इन संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। निरंतर भारतीय शोधार्थियों से संपर्क बनाए हुए विविध परिवर्तनों
और घटनाक्रमों के बावजूद संस्कृत ने जिस प्रकार उत्कृष्ट और सुसंस्कृत भाषा की गरिमा को बचाए रखा है वह वास्तव में अभूतपूर्व है। आज मैं सभी युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि पश्चिम के देश सबसे जीवंत सभ्यता की तरफ आ रहे हैं, इसलिए आप सबको भी संकल्पबद्ध होकर संस्कृत और उसकी ज्ञान प्रणाली से जुड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, अमृतकाल में हमें गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्याग कर अपनी संस्कृति की शानदार विरासत को पुनः जीवित करना है, ताकि असीमित ज्ञान भंडार जो भारत का रहा है पुनः विश्व गुरु के पद पर भारत आसीन हो सके। हमारा प्राचीन दर्शन कहता है कि ज्ञान से सत्व की सिद्धि होती है और हमारी चेतना को सहज स्वतंत्रता मिलती है। यह ज्ञान ही समाज को भी समृद्ध बनाता है। ज्ञानी समाज ही राष्ट्रीय विकास का आधार बन सकता है। और हमारे देश की तो पुरानी परंपरा रही पूरी मानवता के साथ अपने ज्ञान को बांटने की। बहुत वर्षों तक उपेक्षा की वजह से संस्कृत में मौजूद विभिन्न विषयों की बहुमूल्य निधियाँ यत्र तत्र बिखरी हुई हैं। उन्हें भी विषयवार रूप से एकत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि संस्कृत भाषा में मौजूद मैथ, मेडिसिन, साइंस, ज्योतिष के ज्ञान से वर्तमान शिक्षा प्रणाली को और समृद्ध बनाया जा सके। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य के ज्ञान के भंडार को नए तरीके से डिजिटल स्वरूप में लोगों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे रुचि पैदा हो। आज जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को लेकर जिस प्रकार विश्वव्यापी बहस चल रही है, उसमें संस्कृत नए विचारों, नए चिंतन का मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। साथ ही हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे ज्ञान का जो बुनियादी ढांचा है, उसी की नींव पर नए ज्ञान का निर्माण हो रहा है। उसे संरक्षित रखकर ही हम ज्ञान समाज की प्रोडक्टिविटी और उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। बड़ी सामान्य सी बात है कि बूंद जब तक सागर न हो जाए तब तक उसका अस्तित्व अधूरा होता है। अगर वर्तमान ज्ञान, विचार, चिंतन को पूर्णता प्रदान करनी है तो उसे उन मूल्यों और आदर्शों से जुड़ना होगा जिसका स्रोत सागर यानी संस्कृत है। हमारी श्रद्धा है, हमारी परंपरा का अनमोल तत्व है संस्कृत, हमारी श्रद्धा है संस्कृत, हमारी आस्था है संस्कृत, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र भी संस्कृत है। वेद, उपनिषद, दर्शन के महान ग्रंथों द्वारा संस्कृत ने भारत को विश्व में नई पहचान देने का काम किया था। आज युवाओं के साथ साथ हमारे वैज्ञानिक, चिंतक, विचारक, इनको भी संस्कृत भाषा में उपलब्ध उदात्त एवं महान विचारों से परिचित होने की आवश्यकता है और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास हो, इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि 2014 में केवल राजनीतिक बदलाव इस देश में नहीं हुआ, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। प्राचीन भारतीय दर्शन और उसके विभिन्न आयाम, या मैं कहूँ कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत 2014 के बाद इस देश में हुई है। योग को आज पूरे विश्व ने अपनाया है। पूरी पृथ्वी पर विभिन्न विषयों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन योग की पूर्णता ऐसी है कि उस पर दुनिया के सभी देशों में आज एकता कायम हो गई है। और योग की लोकप्रियता ने अन्य 5 विचारधारा यानी 5 दर्शन स्कूल, न्याय, वैशेषिक सांख्य, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा को प्रभावित करने का काम किया है। आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस पर शोध हो रहा है। इसलिए हमारे शिक्षाविदों को भी इस दिशा में अपना योगदान देकर संस्कृत को पुनर्स्थापित करने और उसको प्रतिष्ठित करने में पूरी लगन से काम करना चाहिए। आज के आधुनिक समय के अनुरूप जब भी हम ज्ञान समाज की बात करते हैं, नॉलेज सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसके विकास की सिर्फ एक ही कसौटी है, किस प्रकार हम अपने ज्ञान प्रणाली का उपयोग राष्ट्र के विकास में करते हैं। पुमान पुमानस्य परिपात विश्वतः, मनुष्य मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करे,
ये हमारा भाव और ध्येय रहा है। कैवल्य उपनिषद का एक श्लोक है, अणोरणीयन महे तदवन महानम विश्वमहम विचित्र। हमारे पूर्वजों ने कहा था, ईश्वर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वही संसार का एक रूप है। उन्होंने जीवन को अलग अलग देखने की बजाय उसे एक रूप में देखने का दर्शन हमें दिया था। इसलिए मैं मानता हूँ कि सहिष्णुता की भावना और विश्व को एक परिवार की तरह देखने का संस्कृत के आदर्शों में निहित संदेश आज समाज के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना पुरातन काल में था। इस संबंध में मुझे स्मरण है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्रवादी को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे प्रांतीय भाषाओं का अध्ययन अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। यह वह भाषा है जिसे हमारे पूर्वजों ने सींचा है, सोचा है और लिखा भी है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस दिशा में कैलाश ज्योतिष संस्थान ने अनूठा कार्य किया है। मोबाइल संस्कृत पाठशाला सरल संस्कृत बोध के माध्यम से संस्कृत के बहुमूल्य रत्नों जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रोहित शास्त्री जी निरंतर प्रयत्नशील है। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, पर्यावरण संरक्षण, निःशुल्क पुस्तक वितरण के माध्यम से मानव सेवा के क्षेत्र में ट्रस्ट ने अतुलनीय योगदान दिया है। संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट ने अनेक लक्ष्यों पर काम किया है और आगे की योजना भी इनकी बड़ी प्रभावी है। मैं उन लक्ष्यों की पूर्ति की सफलता की माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ। ऋग्वेद के अंत में एक प्रार्थना है, समानो व आकुति समाना हृदयानि व समान अस्तु वो मनो यथा व सुहास्ति। एक उद्देश्य, एक हृदय और ज्ञान की एकता के साथ हम आगे बढ़ें। विकसित भारत में संस्कृत अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे, इसके लिए हम सब प्रयास करें। एक दो बातें मंच से कही गई हैं, मुझे केवल एक बात कहनी है कि अभी 3 महीने पहले एक दिन मैंने जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष जी से मैंने एक आग्रह किया था कि हिंदी, संस्कृत और इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का एक भी पद रिक्त नहीं होना चाहिए। 19 नवंबर को उन्होंने वो कार्यभार से मुक्त हुए हैं, अब नया अध्यक्ष आएगा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी महाविद्यालयों में पद थे इन तीनों विषयों के वो भर दिए गए हैं। आप में से अनेक लोगों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं, इंडियन फिलॉसफी जम्मू कश्मीर में पढ़ाई नहीं जाती थी। भारतीय दर्शन कश्मीर रीजन की बात छोड़िए, जम्मू रीजन में भी नहीं पढ़ाई जाती थी, अब पढ़ाई जाती है और हर विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है। तो सभी प्रयासों का एकमात्र लक्ष्य संस्कृत भाषा को जनभाषा बनाने का तो होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ संस्कृत एवं संस्कार ही आने वाले भविष्य में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं एक बार पुनः कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और जो भी साथी इस संस्थान से जुड़े हैं, संस्कृत के लिए अनवरत काम कर रहे हैं, उनका मैं आज अभिनंदन भी करता हूं। और एक पुरानी घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। महाभारत आप सब जानते हैं, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद का प्रसंग भी आप जानते हैं। यक्ष प्रश्न हमारे यहाँ बड़े कठिन प्रश्न माने जाते हैं। आप सबको मैं विस्तार में नहीं ले जा रहा हूँ। पांडवों के भाई मृत पड़े हुए थे, युधिष्ठिर पहुँचते हैं, यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद होता है। 5 प्रश्न यक्ष ने कहा कि मैं 5 प्रश्न है मेरे, जवाब दो युधिष्ठिर तो तुम्हारे भाई सब जिंदा हो जाए। तो मैं 5 प्रश्नों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, एक प्रश्न का जिक्र कर रहा हूँ। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? अगर आज मुझसे यक्ष सवाल करे कि किम आश्चर्य, मैं उसे यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी रोहित शास्त्री और वैदिक संस्थान जैसे संस्थान बन रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।